बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलाइड का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन वेरियस बेसिस। ठीक, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन वेरियस बेसिस। किस बुनियाद पे आप बात कर रहे हैं, यानी पहली बात है कि आपको पकड़ना होगा कि आप किस वजह पे, किस बुनियाद पे आप उनको क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो हमें जानना होगा कि सॉल्यूशन जो होता है, हम सॉल्यूशन को क्या ले रहे हैं। सॉल्यूशन को हम एक मिक्सचर मानते हैं। ओके, सॉल्यूशन आपके पास एक मिक्सचर हुआ करता है। बाज़ बुक्स लिखती हैं कि जब सॉल्यूशन का लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं वो लाजमन होमोजीनियस टाइप होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बड़ी ब्रॉड सेंस के अंदर बात करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन बुनियादी तौर पर एक मिक्सचर होता है। अब इस मिक्सचर में आप जानते हैं कि दो किस्म के लोग होते हैं प्राइमरी लेवल पे। एक को हम कहते हैं कि सॉल्यूट है और एक को हम कहते हैं कि सॉल्वेंट है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये बड़ा प्राइमरी कंसेप्ट है। ये भी मुमकिन है कि एक सॉल्यूशन में कई सॉल्वेंट मिक्स हों। ये भी मुमकिन है कि एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक हो, सॉल्यूट कई सारे हों। ओके, बहरहाल बुनियादी बात ये पकड़ें कि सॉल्यूशन आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है। तो क्लासिफिकेशन नंबर 1, क्लासिफिकेशन नंबर 1, on the basis of number of particles। एक सॉल्यूशन में कितने किस्म के लोग हैं आपके पास। तो सुनिए, अगर आपके पास टोटल 2 कंपोनेंट्स हैं, आपके पास कुल 3 कंपोनेंट्स हैं, आपके पास आपके पास मैनी कंपोनेंट्स हैं, मोर देन 3 कंपोनेंट्स। तो जब आप कहते हैं कि आपके सॉल्यूशन में 2 लोग हैं, तो प्लीज इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर आपके सॉल्यूशन में 3 लोग हैं तो हम कहते हैं कि ये तो एक टर्नरी सॉल्यूशन है। अगर 4 लोग हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है। और जब बहुत सारे लोग हों तो हम लफ्ज यूज करेंगे पॉलिनॉमियल सॉल्यूशन। ओके, एटमॉस्फेरिक एयर इज अ टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल सॉल्यूशन। चीनी और पानी का मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन। जब 3 लोग मिक्स कर दो तो टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने अभी क्या कहा कि एक सॉल्यूशन में कुल कंपोनेंट्स कितने हैं, इस बुनियाद पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स निकल आई। ओके, फिर देखें types on the basis of types on the basis of solvent or solute relative amounts
अमाउंट्स की बुनियाद पर। तो हम दो बातें कहते रहते हैं कि या तो आपके पास क्या होगा, या आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ करता है सॉल्यूट से, तो अगर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है हम उसको ढीला सॉल्यूशन कहते हैं। हम मानते हैं कि सॉल्यूट कम हुआ करता है, लेकिन सॉल्यूट रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा मिकदार में है, सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं है, अपनी नॉर्मल मिकदार से कदरे ज़्यादा मिकदार में है, तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमारे पास क्या हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। केस टू केस बात वेरी करती है ना। जब गिवन टेम्परेचर पे मजीद सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। गिवन टेम्परेचर पे मजीद सॉल्यूट हल हो सकता है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी मजीद सॉल्यूट आप सॉल्यूशन के अंदर हल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ये तो सुपर सैचुरेटेड है। या आप ये कह दीजिए कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए हम मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट की बुनियाद पे हमने बात कर दी है। फिर चलते हैं जनाब टाइप्स on the basis of behavior toward water। पानी के साथ आपके गिवन सॉल्यूट के ताल्लुकात कैसे हैं? ताल्लुकात अच्छे वाले हैं कि ताल्लुकात ख़राब वाले हैं? तो आप कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन जो होता है या क्या होगा, उसको आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक है, या आपका सॉल्यूशन जो होता है वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक, when a solution is going to like water, a solute and water have attractive interactions. Okay, philic means loving। जब आपका सॉल्यूट साहब वाटर को लाइक करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, डाइपोल डाइपोल हो जाए, मिसिबिलिटी कायम हो जाए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। आप ऑयल और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो इनके आपस में ताल्लुकात नहीं होते, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्रिएट नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं फिर कि ये तो हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मीन्स रिपेलेंट, जो वाटर को लाइक नहीं करते। तो स्टूडेंट्स इस बात को प्लीज याद रखें कि जब आप उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं तो गिवन एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इमिसिबल होगा, वो मिसिबल नहीं हो सकता। ओके, जनरली जो इमल्जन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ओके, हम फिर आगे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम वेरियस बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of filtration या on the basis of
सॉल्यूट साइज, सॉल्यूट के साइज के बुनियाद पर, सॉल्यूट के साइज के बुनियाद पर, या फिर फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस की बुनियाद पर हमारे पास वंस अगेन 3 किस्म के लोग होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, एक क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है। याद रखें, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस हुआ करता है। आप कभी भी फिल्टर पेपर के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्यूट से सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से अलग थलग नहीं कर सकते। ओके, यहां पर जो सॉल्यूट का जो साइज हुआ करता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। और प्लीज आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, कांट बी फिल्टरेबल। ओके, यह ट्रू सॉल्यूशन की पहचान है। इनमें अगर लाइट पास करें तो लाइट की स्कैटरिंग वाकया नहीं होती। ओके, इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन नेवर शो टेंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इसके मुकाबले में जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस आमतौर पर होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ओके, होमोजीनियस आमतौर पर होता रहता है। प्लीज ये पॉइंट पकड़िए, मैं होमोजीनियस लिख रहा हूं कि 70% केसेस में होमोजीनियस होता है, लेकिन इसकी हेट्रोजीनिटी से भी इनकार हम नहीं करते। इसका जो सॉल्यूट साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूट का साइज बड़ा हो गया है। और याद रखिए कि आप कॉमन फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर नहीं कर सकते। आपको फिल्टर करने की जरूरत है तो यूज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप इनको भी फिर फिल्टर कर सकते हैं। ओके, जबकि थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज सस्पेंशन। मेडिसिन की सिरप पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। व्हाई? बिकॉज जब उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ो तो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? पार्टिकल वजनी होते हैं, पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, उनकी ब्राउनियन मोशन नाकाम होती है, इसलिए पार्टिकल एट द एंड नीचे बैठ जाते हैं। तो ये लोग आमतौर पर क्या होते हैं? आमतौर पर ये लोग हेट्रोजीनस हुआ करते हैं। ओके, इनका जो साइज होता है 2000 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेट दाएं बाएं होता है, और इनको आप फिल्टर पेपर से भी आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से भी आसानी से आप इनको फिल्टर कर सकते हैं। ओके, ये देख लें, मैं 6-7 बुनियादों पर सॉल्यूशन की टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस की बुनियाद पर हमारे पास सॉल्यूशन की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कि होमोजीनस, एक को हम कहते हैं कि हेट्रोजीनस। प्लीज, आप प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो स्टेट की बातों से निकल आए कि जब सारे स्टेट एक जैसे हो तो होमोजीनियस, जब सारे स्टेट डिफरेंट हो तो हेट्रोजीनस। प्लीज जरा कंसेप्ट डेवलप कीजिए, पॉइंट पे आइए। चीनी को पानी में हल कर दिया, अच्छे तरीके से हल कर दिया। अब इस एक गिलास शरबत में आप जहां से भी एक ड्रॉप टेस्ट करें उसकी मिठास यकसां होगी। ये क्या होगी? है वन फेज। देखिए प्लीज बात को समझें। होमोजीनिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि सॉल्यूट की मिकदार कितनी है और सॉल्यूशन की मिकदार कितनी है। प्लीज, होमोजीनिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
A homogeneous solution can be dilute and can be concentrated, please. Okay? Can be saturated and can be unsaturated. पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है इसमें O2 की मिकदार कितनी है? 21% अप्रॉक्स, नाइट्रोजन 78%। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं चारपाई के नीचे सांस लूं, मैं चारपाई के ऊपर सांस लूं, मैं छत पे चढ़ के सांस लूं, हर जगह पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो इवन है, इक्वल है। यानी जितनी ऑक्सीजन यहां होगी उतनी ऑक्सीजन यहां भी मुझे दस्तयाब है। ओके? हम ये कहते हैं कि परसेंटेज उसकी हर जगह पे क्या हो? यकसा हो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसको बोलते हैं फेज। ओके? प्लीज मेरी बात को समझें। होमोजीनियस जो होता है ये क्या होता है? ये हमेशा यूनिफेज हुआ करता है। प्लीज ये बात जरूरी नहीं है कि स्टेट अगर सेम है तो वो होमोजीनियस होगा। ऑयल इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड। When you mix them, you get a heterogeneous solution because it is consist of two phases. ऊपर वाला फेज वाटर है, नीचे वाला फेज ऑयल है। दोनों अलग अलग फेजेस आपके पास मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हाँ, एक बात और है। When the components are gaseous in nature, they always form homogeneous solution. So gas in gas is always homogeneous, can't be heterogeneous at all. Okay? लेकिन प्लीज होमोजीनिटी की डेफिनेशन कैसे करेंगे? यूनिफेज हो। और यूनिफेज के अंदर हम कौन सी बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूनिफेज उसको बोलते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज, उनकी जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरी बात प्लीज समझे ना। ये आपके पास कोई सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है। मैं यहां पे परसेंटेज मालूम करूं, चाहे मैं यहां पे परसेंटेज मालूम करूं, यहां पे मालूम करूं या यहां पे करूं या यहां पे करूं, ऑक्सीजन की परसेंटेज एवरीवेयर शुड बी 21, देन इट्स होमोजीनियस मिक्सचर। ओके? हेट्रोजीनियस क्या होगा? मोर देन वन फेजेस आर देयर। जब आपके पास कई फेजेस हों उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। आप नमक और मिसाले को मिक्स कर दें तो कहीं पे उस प्लेट में नमक मिसाला मिक्स कर दिया है ना, तो क्या देखेंगे? कहीं पे नमक का टेस्ट ज़्यादा आ रहा होगा, कहीं पे मसाले का टेस्ट ज़्यादा आ रहा होगा। व्हाट इज दिस? ये तो हेट्रोजीनियस हो गया। अगर आपने ऐसी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की है कि हर प्लेट में हर पार्ट से नमक और मिसाले का जो टेस्ट आ रहा है हर जगह पर बराबर। प्लीज़ मैंने ये नहीं कहा कि नमक और मिसाला को बराबर बराबर कर दो, नहीं जनाब। डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ नमक का एक ज़रा, वहाँ नमक का एक ज़रा, वहाँ नमक का एक ज़रा, नमक का एक ज़रा, तो हर जगह पे नमक इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Whatever the amount is, but it should be evenly distributed. 5 रुपए की खैरात करो या 100 रुपए की खैरात करो, लेकिन मुआशरे में बराबर बराबर मिकदार से तकसीम कर दो। इसको बोलते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके? तो ये आपके पास होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात हो गई। हम आगे चलते हैं। ओके? On the basis of स्टेट्स की बुनियाद पर मेरे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मौजूद हैं। कितने टाइप्स के? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ये देखें कि अगर आपके पास क्या होगा? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। कितने हो गए आपके पास? 3 टाइप्स तो ये हो गए ना। इस तरह बाकी भी डेवलप कीजिए। ये 3 टाइप्स हो गए। ओके? फिर देखें कि लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। फिर कितने हो गए?
ये 3 टाइप्स और ले लीजिए। सिमिलरली फिर देखें, गैस इन सॉलिड, ओके, गैस इन लिक्विड, ओके, गैस इन गैस। तो आपके पास सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं। प्लीज, कोलाइडल सॉल्यूशन के 8 टाइप्स होते हैं। हम जस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 9 टाइप्स हैं। और देखिए क्लासिफिकेशन नंबर 7। अब हम क्या कहने जा रहे हैं? हम ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ solubility of liquid in liquid, लिक्विड में फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर कितने टाइप्स के होते हैं? फिर 3 टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पास क्या होंगे? मिसिबल। एक मेरे पास क्या होगा? इमिसिबल। एक मेरे पास क्या बन जाएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल, पार्शियली मिसिबल और पार्शियली इमिसिबल। देखिए प्लीज, मिसिबल कब होगा? जब आप पोलर को पोलर में डालेंगे, जब आप नॉन पोलर में डालेंगे। पोलर इन पोलर, 2 पोलर लिक्विड्स मिक्स कीजिए, मेथनॉल को वाटर के अंदर मिक्स कर दीजिए, एथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स कर दीजिए, टालवीन को बेंजीन के अंदर मिक्स कर दीजिए, यू विल गेट कंप्लीटली मिसिबल। एक वर्ड है सॉल्युबिलिटी, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। मिसिबिलिटी का लफ्ज जब यूज करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का लिक्विड में होना जरूरी है। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी को हम जब डिस्कस करते हैं फिर हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी कौन सी वाली? मिसिबिलिटी वाली। ओके, तो अब जब देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक पोलर को नॉन पोलर में या नॉन पोलर को पोलर के अंदर मिक्स करें तो सिस्टम इज इमिसिबल। हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है जो पार्शियली मिसिबल है। ओके, आपकी बुक में डिस्कस किया गया है कि ईथर एंड वाटर। ओके, आपके बुक में डिस्कस किया गया है निकोटीन एंड वाटर। आपके बुक में डिस्कस किया गया है फिनोल एंड वाटर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है पार्शियली मिसिबल सिस्टम्स की। प्लीज याद रखें, ईथर को आप जानते हैं ना, ROR। निकोटीन को भी आप जानते होंगे, निकोटीन को ये देखें, एक पायरिडीन बनाए, पायरिडीन। ओके, पायरिडीन के साथ मेटा पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन पर आप क्या कीजिए? मेटा पोजीशन पर आप क्या लगा दीजिए? पिरोल लगा दीजिए, लेकिन हाइड्रेटेड, ओके, अनसैचुरेटेड ना हो। ये देखें, यहां पर नाइट्रोजन लगा दीजिए, ओके, यहां पर CH3 लगा दीजिए। तो जब आप देखें कि पायरिडीन के साथ पिरोल वाला रिंग लगा हुआ है, लेकिन पिरोल ये हाइड्रोपिरोल है, टेट्राहाइड्रो पिरोल कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, और साथ में नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइलेशन भी की गई है। ये निकोटीन का फार्मूला है, सिगरेट वगैरह के अंदर मौजूद होता है। ओके, फिनोल को आप जानते हैं, ओके, बल्कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। यहां पर सिर्फ एक बात याद रखें कि जब ईथर और वाटर को मिक्स करते हैं, यहां पे ईटा के लिहाज से बड़ी खास कंसेप्चुअल बात है कि आपने पानी को ईथर में डाला कि ईथर को पानी में डाला। बज़ाहिर बात एक है, लेकिन केमिस्ट्री वाइज बहुत बड़ा फर्क है इसमें। जब आप कहते हैं कि ईथर इन वाटर, ईथर इन वाटर, तो ईथर सॉल्यूट होता है और वाटर आपका सॉल्वेंट बन जाता है। तो प्लीज याद रखिए कि व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट, ये आपके ईथर को 6.5% डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6.5%। बट जब आप
ईथर सॉल्वेंट हो उसमें आप पानी ऐड करते हैं तो ईथर अच्छा सॉल्वेंट नहीं है। ओके, इट डिजॉल्व वाटर जस्ट अप टू 1.2% ओनली। इट्स बिकॉज ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। वाटर ईथर को ज्यादा डिजॉल्व करता है, ईथर एज ए सॉल्वेंट वाटर को कम डिजॉल्व करता है। ओके, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वाटर फिनोल सिस्टम को। तो जब आप एक बीकर में वाटर फिनोल को मिक्स करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं मिक्स करने जा रहा हूं। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स करेंगे मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास एक बीकर में दो सॉल्यूशन बन जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ऊपर होता है, सॉल्यूशन नंबर 2 नीचे होता है। ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले का कंजुगेट होता है, नीचे वाला ऊपर वाले का कंजुगेट होता है। ऊपर वाला कहता है कि नीचे वाले को मैंने बनाया, नीचे वाला कहता है कि ऊपर वाले को मैंने बनाया। प्लीज, ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं। कंपोनेंट्स मैच करते हैं, कंसंट्रेशन मैच नहीं करती। ओके, कंपोजिशन मैच करती है। कैसे? ऊपर जो आपके पास है, जो अपर लेयर है, वो है आपके पास फिनोल इन वाटर। नीचे आपके पास क्या है? वाटर इन फिनोल। वंस अगेन यू कैन सी कि अब फिनोल और वाटर को जब हम कंपेयर करते हैं तो वाटर नालाइक सॉल्वेंट है। ओके, वाटर फिनोल को जस्ट कितना डिसॉल्व करता है? 5% डिसॉल्व करेगा। कितना? 5%। फिनोल इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर, but in the lower layer 30% water is being dissolved in phenol. okay, ऊपर वाला 5% एक्वा सॉल्यूशन है, नीचे वाला 30% एक्वा सॉल्यूशन है। ओके, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, इनको बोलते हैं कंजुगेट सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट सॉल्यूशन। ये हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। अब ड्रामा देखिए, इसको जब मैं हीट अप करूंगा, क्या करूंगा? 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब मैं इसको गर्म करूंगा मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। इस होमोजीनियस सॉल्यूशन में 34% आपके पास फिनोल होगा, 66% आपके पास क्या होगा? वाटर होगा। आज की आखिरी बात, एक आपके पास है अपर कंजुलेट टेम्परेचर, एक आपके पास है लोअर कंजुलेट टेम्परेचर। तो प्लीज मुझे जरा सुनिए प्लीज। अपर कंजुलेट टेम्परेचर और लोअर कंजुलेट टेम्परेचर। 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड इज अपर कंजुलेट टेम्परेचर। इसके ऊपर जो भी मर्जी है तुम्हारी, जितना फिनोल ले लो, जितना पानी ले लो, होमोजीनियस सॉल्यूशन की गारंटी है। 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड इज अपर कंजुलेट टेम्परेचर। एक क्या होता है? एक होता है लोअर कंजुलेट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसके नीचे अगर आप किसी भी मिकदार में दो कंपोनेंट को मिक्स करो तो वंस अगेन यू विल गेट अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सपोज ये वैल्यू कंफर्म नहीं है। ओके, मैं वैसे बात कर रहा हूं, मेरे पास x डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर x डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे किसी भी प्रोपोर्शन में दो कंपोनेंट कंप्लीटली मिसिबल बन जाते हैं, इसको फिर हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये लोअर कंजुलेट टेम्परेचर है। एक हमारे पास क्या हो गया है? अपर कंजुलेट टेम्परेचर। आज की आखिरी बात, फिनोल वाटर में डिसॉल्व होता है स्लाइटली ओके, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर वाटर में डिसॉल्व होता है स्लाइटली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते। ओके,